Hello student, today we will solve Child Development and Pedagogy CTET paper 31st January 2021. लेट स्टार्ट विद मी। एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। ये देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है, लैंगिक भेदभाव को कम करता है, लैंगिक रूढ़िवादिता को चुनौती देता है या लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। पिता का ये स्टेटमेंट लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है। रिफ्लेक्ट जेंडर स्टीरियोटाइप्स। एक प्रगतिशील क्लास में एक प्रोग्रेसिव क्लास में अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। नहीं, हमें नेगेटिव टैग वर्ड्स है कि हमें फिक्स्ड करिकुलम नहीं रखना चाहिए, हमें फ्लेक्सिबल करिकुलम। आपका पाठ्यक्रम कैसा हो, फ्लेक्सिबल हो, लचीला हो, तो ये रॉन्ग हो गया। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए, तो हमें बच्चों में कंपटीशन नहीं कराना है। इट इज़ ए नेगेटिव स्टेटमेंट, तो ये भी रॉन्ग है बेटा। विद्यार्थी को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नॉमिनेट करना, हमें बच्चों के स्कोर्स के आधार पर उन्हें नॉमिनेट करना, क्लासीफाई करना, इट इज़ ए नेगेटिव टैग वर्ड, तो ये रॉन्ग है। तो एक प्रगतिशील कक्षा में क्या करना चाहिए, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। एम्पल अपॉर्चुनिटी शुड बी प्रोवाइड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। बच्चों को ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या क्यों कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेब-वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की ये योजना अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी, छात्रों में प्रत्याहार निकास प्रवृत्तियां पैदा करेगी, बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित या निष्प्रेरित करेगी, या अधिगम के लिए पाण आधारभूत संरचना का काम करेगी। तो ये अधिगम के लिए स्कैफोल्डिंग का कार्य करेगी। एक्ट एज स्कैफोल्डिंग फॉर लर्निंग। अधिगम के लिए पाण आधारभूत संरचना का काम करेगी। जब कोई टीचर क्या करा रही है, कोई एक्टिविटी करा रही है, तो छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका एक टीचर है जो बच्चों को संकेत इशारे जैसे क्या क्यों कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। वह उनको कुछ संकेत दे देती है, बच्चे को थोड़ी सी हेल्प कर देती है। तो लेब-वाइगोत्स्की का सिद्धांत कहता है कि वह क्या कर रही है, स्कैफोल्डिंग कर रही है। टीचर उनके पाठ ढांचा। वाइगोत्स्की का स्कैफोल्डिंग सिद्धांत कहता है कि बच्चे को थोड़ी सी हेल्प कर दो तो बच्चा क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा। तो अधिगम के लिए पाण आधारभूत संरचना का काम करेगी। ये पाण और आधारभूत संरचना स्कैफोल्डिंग का कार्य करेगी। बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। बच्चों की सोशलाइजेशन प्रोसेस साइकोलॉजी का चैप्टर है। बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। विद्यालय समाजीकरण का द्वितीयक कारक है और पर्वा समाजीकरण का प्राथमिक कारक है। विद्यालय समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है, जबकि समकक्षी समाजीकरण के द्वितीयक कारक है। समकक्षी समाजीकरण के प्राथमिक कारक है और पर्वा समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक है। परिवार एवं जनसंचार दोनों समाजीकरण के द्वितीयक कारक है। तो आपने देखा है बच्चों की समाजीकरण का प्राथमिक कारण कौन सा है। आपका प्राथमिक फैक्टर्स है कि समाजीकरण सबसे पहले बच्चा अपने परिवार में जन्म लेता है, तो प्राथमिक समाज, फिर उसके भाई बहन माता पिता से उसका क्या होता है, प्राथमिक सोशलाइजेशन होता है। तो इस प्राथमिक समाजीकरण सोशलाइजेशन की एजेंसी है उसकी फैमिली, परिवार। और सेकेंडरी सोशलाइजेशन जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो फिर विद्यालय जाता है, वहाँ पर अपने दोस्तों के साथ, अपने टीचर के साथ वो अपनी बातें शेयर करता है और उनसे कुछ ग्रहण करता है, ज्ञान अर्जन करता है। तो विद्यालय समाजीकरण का द्वितीयक कारक है। विद्यालय समाजीकरण की सेकेंडरी एजेंसी है और परिवार समाजीकरण की प्राथमिक कारक है। ये स्टेटमेंट बेटा आपका सही है। बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस एम्फसाइज दैट बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जा सकती है। तो ये नेगेटिव टैग वर्ड है कि केवल ही नेगेटिव टैग वर्ड है, तो ये आपका रॉन्ग हो गया। एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है, ये भी रॉन्ग है बेटा। बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत भिन्नता नहीं होती हैं कि आपकी बुद्धि में कोई व्यक्तिगत इंडिविजुअल डिफरेंसेस ही नहीं होते, तो ये रॉन्ग है। बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं होती हैं। दे आर सेवरल फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस। बहुबुद्धि का सिद्धांत, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत कहता है बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं, दे आर सेवरल फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस, दे आर सेवरल फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस। लॉरेंस कॉल्बर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना चाहिए क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते नैतिक विकास के चरण को दर्शाता है। उत्तर प्रथागत, अमूर्त, संख्यात्मक या प्रथापूर्ण। लॉरेंस कॉल्बर्ग का सिद्धांत कहता है किसी कार्य को इसलिए करना चाहिए क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं। नैतिक विकास के चरण को दर्शाता है। कन्वेंशनल स्टेज, कन्वेंशनल स्टेज प्रथागत स्टेज को
दर्शाता है कि आप कोई कार्य इसलिए कर रहे हैं कि दूसरे आपको मोटिवेट कर रहे हैं, दूसरे आपको सपोर्ट कर रहे हैं, स्वीकृति दे रहे हैं आपके कार्य को। तो नैतिक विकास के चरण के अंतर्गत आता है। प्रथागत कन्वेंशनल स्टेज के अंतर्गत आता है। नैतिक विकास की लॉरेंस कॉलबर्ग ने दी थी। प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज दी थी, तो उसमें ये कन्वेंशनल स्टेज के अंतर्गत आता है। लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिपेक्ष अधिगम प्रक्रिया में के महत्व पर जोर देता है। तो लेव वाइगोत्स्की की सोशियो कल्चरल थ्योरी किस पर बल देती है कि बच्चा सांस्कृतिक उपकरणों पर बल देता है, कल्चरल टूल्स पर, एट्रीब्यूशन, गुणारोपण, मोटिवेशन, अभिप्रेरणा, इक्विलिब्रेशन, संतुलीकरण नहीं। लेव वाइगोत्स्की की सोशियो कल्चर थ्योरी कहती है सामाजिक सांस्कृतिक परिपेक्ष अधिगम प्रक्रिया में महत्व पर जोर देता है, सांस्कृतिक उपकरणों, कल्चरल टूल्स पर महत्व देता है। जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं के रूप में वर्णित करते हैं। मनोवैज्ञानिक उपकरणों, उद्दीपक, अनुक्रिया संबंध विकास का समीपचित या स्कीमा मनोमंथन। इन दिस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट जीन पियाजे एक्सप्लेन कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स इन टर्म्स ऑफ। जीन पियाजे अपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी में संज्ञानात्मक संरचनाओं के रूप में वर्णित करते हैं, स्कीमा और मनोबंध को वर्णन करते हैं। जीन पियाजे संज्ञानात्मक कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में संज्ञानात्मक संरचनाओं के रूप में वर्णित करते हैं, स्कीमा और मनोबंध। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है। जीन पियाजे थ्योरी आपने पढ़ी है, तो उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है। प्री ऑपरेशनल स्टेज में विकास का मुख्य गुण होता है विचार सोच में केंद्रीकरण। अमूर्त सोच का विकास नहीं है, ये तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज का उदाहरण है में से कि उन्होंने सेंसीमोटर स्टेज, SPCF आपने पढ़ा है कि सेंसीमोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशन इन फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में अमूर्त सोच का विकास है। संरक्षण और पदार्थों का क्रमबद्ध करने की क्षमता, ये आपकी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है। परिकल्पित निर्णयात्मक सोच, तो ये आपका फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की स्टेज है जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। तो विचार सोच में केंद्रीकरण, ये आपका पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था में आता है बेटा। प्री ऑपरेशनल स्टेज में आता है विचार सोच में केंद्रीकरण, सेंटेशन इन थॉट। विकास के संदर्भ में से कौन सा कथन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट। विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है, ये तो सही नहीं है कि सभी का विकास समान गति से होता है। सभी संस्कृतियों में सभी के लिए विकास की गति समान होती है। विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है, यह भी सही नहीं है कि विकास केवल विद्यालय में होने वाले, आपका जो डेवलपमेंट है केवल विद्यालय में होने वाले लर्निंग प्रोसेस है उसी से होता है कि आप विद्यालय, उसी से आपका विकास हो जाता है। टीचर ने जो कुछ पढ़ा दिया, आपने सीख लिया उसी से, और कोई आपकी कल्चर, आपका समाज, कोई इसी का रोल नहीं होता है। तो ये रॉन्ग है बेटा, ये भी रॉन्ग है। विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान नहीं होता है, आपका जो विकास होता है केवल बाल्यावस्था के दौरान नहीं होता है, और आपकी प्रौढ़ावस्था, जीवन विकास तो जीवन पर्यंत चलता है। तो ये रॉन्ग हो गया स्टेटमेंट। विकास बहुआयामी होता है, डेवलपमेंट इज़ द मल्टी डायमेंशनल। विकास बहुआयामी होता है, जीवन पर्यंत चलता रहता है। जन्म से किशोर अवस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है। तो आपने देखा है कि सीक्वेंस ऑफ द डेवलपमेंट अमंग चिल्ड्रंस फ्रॉम बर्थ टू एडोलसेंस। तो सांवेगिक अवस्था, मूर्त, अमूर्त, सेंसरी, कॉन्क्रीट, एब्स्ट्रैक्ट। बच्चों में विकास किस क्रम में होता है। सेंसरी, कॉन्क्रीट, अमूर्त। अमूर्त, सामयिक, मूर्त, अमूर्त, अमूर्त, सांवेगिक, अमूर्त, मूर्त, सामयिक नहीं, सांवेगिक, मूर्त, अमूर्त। ये स्टेटमेंट सही है। एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाता है। आपने देखा है कि इंडिविजुअल डिफरेंस इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम शुड बी ट्रीटेड एज। तो उसे कैसे देखा जाता है। अधिगम की आपकी प्रगतिशील कक्षा में जो व्यक्तिगत विभिन्नता है, इंडिविजुअल डिफरेंस है, एक बच्चा दूसरे बच्चे से विभिन्न होता है, इंटरेस्ट में, अपने इंटरेस्ट में, रुचि में भिन्न होता है वो। तो अधिगम की प्रक्रिया में क्या वो इससे अधिगम सीखने की प्रोसेस में ये बाधा है, या अध्यापक के पक्ष पर असफलता है, या योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड है। तो तीनों ही स्टेटमेंट गलत है, ना तो बाधा है, ना असफलता है, ना ही मापदंड है। अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण है। इंपॉर्टेंस फॉर प्लानिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। जो आपने देखा है कि आपका दोस्त आपसे इंटरेस्ट में भिन्न, उसकी रुचि पढ़ने में, उसकी क्षमताएं, एक दूसरे के कौशल से हैं, वो क्या है, स्किल्स अलग अलग से हैं। तो हम एक दूसरे की, अपने दोस्तों से जब बात करते हैं, उनके साथ चर्चा करते हैं, तो एक दूसरे की स्किल अपने आप ही सीख लेते हैं। तो अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में ये कोई बाधा नहीं है, ये तो एक रिसोर्सेज, संसाधन के रूप में कार्य करता है।
तो प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नता को किस प्रकार देखा जाना चाहिए अध्यापन अध्ययन प्रक्रिया की परियोजना के लिए। ये एक महत्वपूर्ण कदम है सीखने सिखाने की प्रक्रिया के लिए, एक महत्वपूर्ण स्टेप है। एक समावेशी कक्षा में किस पर जोर देना चाहिए? प्रदर्शन अभिमुख लक्ष्यों पर, अभिवेदी समरूपी निर्देशों पर, सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगा नहीं, हमें बच्चों को सेग्रीगेट नहीं करना उनकी सामाजिक पहचान के आधार पर, अनडिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन नहीं देने हमें बच्चों को, प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों कि केवल बच्चों को परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल्स डिसाइड कर देना बच्चों के, नहीं, ये तो सही नहीं कि बच्चा परफॉर्मेंस के लिए ही पढ़े, ये सही नहीं है। अनडिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन देना बच्चों को, नहीं, बच्चों को सेग्रीगेट करना नेगेटिव टैगवेट है, तो ये सही नहीं है। हर बच्चे की समावेशी शिक्षा कहती है हर बच्चे की सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने चाहिए, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी एमिंग एट मैक्सिमम पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल चिल्ड्रन। दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? मंदित छात्र, विकलांग छात्र, छात्र जिसका असक्त शरीर है, नहीं, छात्र जिसे सारे, ये बेटा गलत, रॉन्ग हो गए, ये रॉन्ग, ये रॉन्ग। आपका छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, स्टूडेंट विद फिजिकल डिसेबिलिटी अकॉर्डिंग टू राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इन अप्रोप्रिएट टू यूज? स्टूडेंट विद फिजिकल डिसेबिलिटी, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, इसे शामिल किया गया है। अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? दरअसल सामग्री का इस्तेमाल, संरचनात्मक शिक्षा शास्त्र विभागों का इस्तेमाल, व्यक्तिगत शैक्षिक योजना, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग। in order to address the needs of students who are facing learning difficulty, ये टीचर शुड नॉट, एक टीचर को क्या नहीं करना चाहिए कि उन टीचर को क्या नहीं, इसमें बेटा पूछा है कि नहीं करना चाहिए शिक्षा शास्त्र आकलन का कि जटिल संरचनाओं का प्रयोग, हमें रिजिड स्ट्रक्चर का प्रयोग नहीं करना चाहिए, हमें लचीला पाठ्यक्रम लाना चाहिए, लचीला करिकुलम लाना चाहिए, लचीली पैडागॉगी का, लचीले मेथड्स का, फ्लेक्सिबल मेथड्स का यूज़ करना चाहिए पैडागॉगी का, जिसको हम बच्चों की ज़रूरत के अनुसार कभी भी चेंज कर सकते हैं। तो ऐसा आकलन हो कि जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो, शिक्षा शास्त्र पैडागॉगी ऐसी हो जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो, तो ये गलत है कि नहीं है, पूछा था। व्यक्तिगत शैक्षिक योजना, हम क्या कर सकते हैं कि अधिगम की कठिनाई से जूझते छात्रों को संबोधित करने के लिए टीचर को व्यक्तिगत प्लान बनाना चाहिए, शैक्षिक योजना बनानी चाहिए, संरचनात्मक शिक्षा शास्त्री विभागों का प्रयोग करना चाहिए, उसे कंस्ट्रक्टिव पैडागॉगी अप्रोच का यूज़ करना चाहिए, दृश्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन नॉट क्या नहीं करना चाहिए? शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचना का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये बेटा ये सही है, बाकी वो इसने पूछा है कि नहीं करना चाहिए, तो ये वाला है। सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? कम परिज्ञानता, बोधगम्यता, अपसारी चिंतन, अति सक्रियता, असत्करता। तो इज द प्राइमरी आइडेंटिफाइंग फीचर ऑफ क्रिएटिविटी। सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? आप कैसे पहचानेंगे कि बच्चा क्रिएटिव है? तो उसकी चिंतन कैसा है? अपसारी चिंतन है, उसकी डाइवर्जेंट थिंकिंग रखता है। जो क्रिएटिव चिल्ड्रंस होते हैं वो क्या करते हैं? डाइवर्जेंट थिंकिंग रखते हैं, एक ही प्रॉब्लम के बहुत सारे सॉल्यूशन दे सकते हैं, वो डिफरेंट मेथड का यूज़ कर सकते हैं। तो अपसारी चिंतन सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण है। हाइपर एक्टिविटी नहीं, और लो कॉम्प्रीहेंसन नो, इनअटेंटिवनेस नो। अपसारी चिंतन क्रिएटिव बच्चे के लिए क्या पहचान है? अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग। विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ता को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए, ये विविध विन्यासों से उधार लेने चाहिए, सभी के लिए मानकीकृत आंकड़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िवादी धारणाओं को मजबूत करते हैं, विविध विन्यासों से उधार लेने चाहिए। तो हमें विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? विविध विन्यासों से उधार लेने चाहिए, विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। ये गलत है कि विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत आप टाल देंगे, ये तो सही नहीं है कि उन्हें इग्नोर कर देंगे। सभी के लिए एक साथ स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट फॉर ऑल, नहीं, हमें स्टैंडर्डाइज असेसमेंट का यूज़ नहीं करना है। टीचर नेगेटिव टैग वर्ड ऐसे कथनों पर इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक, जो रूढ़िवादी धारणाओं को मजबूत करें, नहीं, हमें ऐसे स्टेटमेंट का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए। इसकी जगह सकारात्मक रूढ़िवादी धारणाओं को तो मजबूत करें, लेकिन जो नकारात्मक निगेटिविटी शो करें, रूढ़िवादी धारणाओं को दर्शाएं, तो हमें ऐसे स्टेटमेंट का यूज़ नहीं करना चाहिए। तो विविध विन्यासों से उधार लेने चाहिए। समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार से साध्य किया जाता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी कैन बी फैसिलिटीज बाई। लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर, तो हमें लगातार प्रैक्टिस, ड्रिल एंड प्रैक्टिस नहीं करानी है। टीचर नेगेटिव टैग वर्ड रॉन्ग।
समस्याओं को हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देना। तो हमने कहा बार बार बेटा कि नेगेटिव टैग वर्ड है कि अटल फिक्स्ड प्रोसेस का यूज नहीं कर सकते हम। विद्यार्थी को डर की भावना, हमें बच्चों में डर की भावना पैदा नहीं करनी है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्षमता को किस प्रकार से सुसाध्य किया जा सकता है? समरूपों के इस्तेमाल का बढ़ावा देकर, एनकरेजिंग यूज ऑफ एनालॉगी, उसी टाइप की हम क्वेश्चन देकर उसकी प्रैक्टिस करा सकते हैं बच्चे की, ताकि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग करना सीख जाए। ये नहीं है कि बच्चे के अंदर डर पैदा कर दे, नहीं, हमें बच्चे के अंदर डर बिल्कुल भी पैदा नहीं करना है। ड्रिल अभ्यास प्रैक्टिस नहीं, हमें ड्रिल प्रैक्टिस नहीं करवाना है, बार बार बच्चों को प्रैक्टिस कराएं नहीं। फिक्स्ड प्रोसेस, हमें बिल्कुल भी फिक्स्ड प्रोसेस का यूज़ नहीं करना है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अधिगम की अपेड़ा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? बच्चे को दंड देकर, हमें बच्चे को दंड देना ही नहीं है। बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर कि बच्चे को अधिगम की प्रक्रिया में मोटिवेशन को किस प्रकार कायम रखता है कि हम बच्चे को इजी एक्टिविटी दे दें, इजी टास्क दे दें। नो, हमें इजी टास्क बिल्कुल नहीं देने हैं। यंत्रवत याद करने पर जोर देकर, नेगेटिव टैग वर्ड है कि हमें रोट मेमोराइजेशन नहीं करानी है। एनसीएफ कहता है कि फोकसिंग ऑन रोट मेमोराइजेशन, नहीं, हमें रोट मेमोराइजेशन नहीं कराने हैं। इजी टास्क नहीं देने, नेगेटिव टैग वर्ड से बच्चे को डर नहीं देना है, नेगेटिव टैग वर्ड से। तो अधिगम की अपेड़ा को किस प्रकार कायम रख सकता है? प्रवृत्ति अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, फोकसिंग ऑन मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स। शर्मिंदगी सेम का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है, गलत। बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है, नो। कि भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बार बार पैदा करना चाहिए, नहीं। तो शर्मिंदगी क्या है? का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जब भी कोई बच्चा क्या करता है कि क्लास में हेजिटेशन महसूस करता है, शर्म आ रहा है, तो उसके संज्ञान पर वह निगेटिव प्रभाव पड़ेगा, उसकी पढ़ाई पर निगेटिव प्रभाव पड़ेगा। जब वह टीचर से क्वेश्चन पूछने में क्या कर रहा है? शर्म महसूस कर रहा है, क्लास में शर्म महसूस कर रहा है अपने डाउट को सर से पूछने में, तो उससे क्या होगा? इससे पढ़ाई पर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, निगेटिव प्रभाव पड़ेगा, नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि उसकी प्रॉब्लम कभी सॉल्व ही नहीं हो पाएगी अगर वो शर्माता रहेगा तो इससे उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। निम्न से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इफेक्टिव मोड ऑफ टीचिंग लर्निंग? विषय वस्तु को यंत्रवत याद कराना, नहीं, हमें यंत्रवत याद कराने पर जोर नहीं देना है। टीचिंग नेगेटिव टैग वर्ड, बिना विश्लेषण के अवलोकन करना। हमें जब किसी भी चीज़ का हम क्या करते हैं? एनालाइज करते हैं, विश्लेषण करते हैं, और उसमें लिखा है बिना, विदाउट। तो विदाउट क्या हो गया? नेगेटिव टैग वर्ड कि बिना विश्लेषण के हम किसी भी चीज़ को अवलोकन कर लेंगे, नहीं। जब तक हम उसको एनालाइज नहीं करेंगे तब तक अवलोकन नहीं कर सकते। अनुकरण और नकल और दोहराना, ये नेगेटिव टैग वर्ड्स हैं, तो रॉन्ग हो गए बेटा। कि इमिटेशन, रिपीटेशन, हमें बच्चों को रिपीटेशन नहीं कराना है। एनसीएफ कहती है नकल नहीं करानी है, तो अनुकरण नकल नहीं करानी है, इस पर फोर्स नहीं करना है। तो अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम है। इफेक्टिव वे पूछा है, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना है। विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट इफेक्टिव मोड ऑफ टीचिंग लर्निंग? एक्सप्लोरेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्सेप्ट। तो हमें बच्चों को खोज के अवसर देने हैं। एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि ये टीचर शुड एनालाइज द वेरियस एरर मेड बाय स्टूडेंट्स ऑन ए गिवन टास्क बिकॉज। एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों को, जो बच्चे गलतियां कर रहे हैं, का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित करते हैं। अगर बच्चे ने जितनी गलतियां करी हैं उतना उसे पनिशमेंट दिया जाए, नो। हमें बच्चे को कि उसकी सी कैन डिसाइड डिग्री ऑफ पनिशमेंट अकॉर्डिंग मार्क्स के आधार पर, उसकी गलतियों के आधार पर वह पनिशमेंट के डिसाइड कर दे कि इतना पनिशमेंट देना, इतने डंडे लगाने बच्चे में, नहीं। नेगेटिव टैग वर्ड्स हैं। अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर है, इसमें लिखा है केवल, कि गलतियों के शोधन पर ही, करेक्शन ऑफ एरर पर ही निर्भर है, नहीं। ये तो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि इसमें केवल आपके केवल मात्र सिर्फ ही नेगेटिव टैग वर्ड्स हैं कि आप इसमें कहा है अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर ही निर्भर है, नहीं बेटा। इसके अलावा अगर ये सही हो, इसमें केवल लिख दिया, उसके ऊपर ही डिपेंड है, इसके मतलब और किसी ऊपर नहीं दिखाना है। जो बच्चे को सिखा रहे हैं वो प्रोसेस केवल त्रुटियों पर, गलतियों पर ही निर्भर है, नहीं बेटा।
इसके आधार पर ज़्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकते हैं। नहीं कि बच्चा जितनी गलतियां कर रहा है तो गलतियों के बेस पर आप क्या कर देंगे, बच्चों को सेग्रीगेट कर देंगे। नहीं, हमें बच्चों को अलग नहीं करना है उनकी गलतियों के आधार पर। सी कैन सेग्रीगेट दोज हु मेड मोर एरर इन कंपेरिजन टू अदर। नहीं, हमें बच्चों को सेग्रीगेट नहीं करना है इसके आधार पर। ना तो बच्चों को कंपेरिजन करना है, ना सेग्रीगेट करना है। गलतियाँ तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक पार्ट होती हैं, सीखने की प्रोसेस का पार्ट होती हैं। त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए एक अर्थपूर्ण है। अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ एरर्स आर मीनिंगफुल इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। जब बच्चे गलतियाँ करते हैं तो वो टीचर्स को बच्चे के चिंतन को समझने का एक अवसर देती हैं, ताकि टीचर क्या कर सके, बच्चे की जहाँ कमी रह गई है और उसके चिंतन को समझने का अवसर देती हैं टीचर को। तो टीचर अपने टीचिंग मेथड को इवेल्यूएट कर सकता है और विभिन्न मेथड्स का यूज़ करके बच्चों को समझा सकता है। टीचिंग त्रुटियों की समझ त्रुटियों की समझ अध्यापन प्रक्रिया के लिए एक अर्थपूर्ण है, मीनिंगफुल है। जो बच्चों की गलतियाँ होती हैं वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक पार्ट होती हैं, उन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए, अनदेखा नहीं करना चाहिए। वो तो एक पार्ट है टीचिंग लर्निंग का। बच्चों के सीखने में कठिनाइयाँ होती हैं जब वो आंतरिक रूप से अप्रेरित हो, अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो, विषय वस्तु को बहुरूप में प्रस्तुत किया गया हो या सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब इट इज़ ए डिफ़िकल्ट फॉर चिल्ड्रन टू लर्न व्हेन, जैसे कि सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंट इन डिस्कनेक्टेड चंक्स। बच्चे को प्रॉब्लम कब हो रही है, सीखने में प्रॉब्लम जब हो रही है कि जब आपने क्या कर दिया, हमें सूचनाओं को आपने चंक्स में तोड़ कर दे दिया। इन्फॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड इन डिस्कनेक्टिंग चंक्स, सूचना को अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत किया जाए तो इसलिए बच्चे को सीखने में कठिनाई हो रही है। हमें कभी भी सूचनाओं को अलग अलग टुकड़ों में तोड़ कर नहीं देना है कि आपने कोई भी इन्फॉर्मेशन दी तो उसे टुकड़ों में तोड़ना है, नहीं, हमें सिंथेसाइज करके देना है, ना कि चंक्स में देनी है। इन्फॉर्मेशन को कभी भी चंक्स में नहीं देना है। तो इसलिए ये सही है बेटा। सीखने में कठिनाई तब नहीं होगी जब वो इंटरनली मोटिवेट होगा, तब तो बहुत अच्छे से सीखेगा। अधिगम सामाजिक संदर्भ में होगा तो तब भी बच्चा बहुत अच्छे से सीखेगा। विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया है तब भी बच्चे की सीखने की प्रोसेस तेज होगी। लेकिन अगर कठिनाई तब होगी बच्चे को सीखने में जब सूचनाओं को टुकड़ों में तोड़ कर दिया जाए। इट इज़ ए नेगेटिव टैग। तो ये बेटा, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? उच्च अधिगम की सर्वोत्तम, सीखने की बेस्ट स्टेज ऑफ लर्निंग, सीखने की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? उच्च हाइगर उत्तेजना, उच्च भय, उच्च उत्तेजना, उच्च भय, निम्न उत्तेजना, उच्च भय, कोई उत्तेजना नहीं, कोई भय नहीं, संतुलित उत्तेजना और कोई भय नहीं। तो उसमें लिखा है कि बच्चा हाइगर उत्तेजना हो, नहीं, उच्च भय हो, बच्चे के अंदर डर पे बहुत ज़्यादा हो, नहीं, निम्न उत्तेजना कि वो एक्साइटेड ही नहीं हो, बहुत कम एक्साइटेड हो पढ़ने के लिए और उसमें बहुत ज़्यादा डर हो, नहीं, नेगेटिव टैग वर्ड्स है, नेगेटिव टैग वर्ड्स हैं। कोई उत्तेजना ही नहीं है वो पढ़ने के लिए, उसमें कोई क्यूरियस नहीं है, उत्सुक ही नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं है, नहीं, कोई भय ही नहीं है उसे। तो कोई भय तो सही है कि कोई भय नहीं है, डर नहीं है, ठीक है, बच्चे के अंदर डर पैदा नहीं करना है, लेकिन कोई एराउजल ही नहीं है, कोई उत्तेजना ही नहीं है, सीखने के प्रति कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, तो ये नेगेटिव टैग वर्ड्स है। तो अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? संतुलित उत्तेजना हो, बैलेंस्ड उत्तेजना हो और कोई भय नहीं हो, बच्चे के अंदर क्या हो, कोई भय नहीं हो, कोई डर नहीं हो, तब वो बच्चा आसानी से सीखेगा। उसे पढ़ाई के प्रति कोई डर नहीं है, टीचर से डर नहीं लग रहा। टीचर से जब बच्चे को डर नहीं है तो वो अपने सवालों को पूछ सकता है, अपने डाउट को क्लियर कर सकता है टीचर से। अगर वो डरता ही रहेगा तो डाउट क्लियर कैसे कर पाएगा? तो अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं। अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में in a constructive view of learning suggests that children's construction of their own knowledge, बच्चों की कोई भूमिका ही नहीं होती है, हैव नो रोल टू प्ले इन। ये तो सही नहीं है कि अधिगम का संरचनात्मक विचार, जब कंस्ट्रक्टिव विचार कहता है कि बच्चा खुद खोज के सीखता है, बच्चा करता है, बाल केंद्रित होता है विचार, ये सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चों की कोई भूमिका ही नहीं होती, बच्चे को कोई रोल नहीं होता। नहीं, बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर करते हैं। ये भी गलत है कि बच्चे केवल टीचर्स के ऊपर, अपने एडल्ट्स के ऊपर ही सीखने के लिए निर्भर होते हैं। नहीं, बच्चे पूर्ण रूप से टेक्स्ट बुक्स पर ही निर्भर होते हैं, बच्चे अपनी किताबों पर ही निर्भर होते हैं। नहीं, तो अधिगम का संरचनात्मक विचार ये सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, कि बच्चा खुद ज्ञान को खोजता है, खुद ऑब्जर्वेशन करता है चीज़ों को, लर्निंग बाई डूइंग, तो बच्चे की सक्रिय भूमिका निभाता है। कंस्ट्रक्टिव फ्रेमवर्क कहता है कि बच्चे लर्निंग बाई डूइंग, खुद खोज के सीखता है, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। इसमें बच्चा क्या होता है? एक्टिव होता है, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? योग्यता सुधार, योग्यता अटल, प्रयासों में कोई फर्क ही नहीं पड़ता, असफलता अनियंत्रित है,
विच ऑफ द फॉलोइंग बिलीफ इज़ गुड फॉर लर्निंग। आप ये नहीं कहेंगे कि बच्चा अफर्ट कर रहा है, बार बार प्रयास कर रहा है तो उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। नहीं, जब बच्चा बार बार प्रयास कर रहा है तो उसमें इम्प्रूवमेंट होगा, उसकी पढ़ाई में क्या होगा, इम्प्रूवमेंट होगा, उसकी गलतियाँ कम होंगी। जब बार बार प्रयास कर रहा है, कोशिश कर रहा है तो गलतियाँ कम करता चला जाएगा, एक बार अंत में सीख ही जाएगा। असफलता अनियंत्रित है, ये तो नहीं कहा सकता कि बार बार बच्चा फेल हो रहा है तो फेल ही होता रहेगा, इसे कंट्रोल नहीं किया जाता। नहीं, असफलता को, उसके फेल होने की प्रोसेस को कंट्रोल किया जाता है कि जब वो बार बार अपनी प्रैक्टिस कर रहा है तो उसकी क्या होगी, गलतियाँ सुधरती चली जाएंगी। वो एरर्स को क्या करता जाएगा, जब बार बार प्रैक्टिस करेगा, मैथ के क्वेश्चन बार बार अपने प्रैक्टिस कर रहा है, सॉल्व कर रहा है, तो उसकी क्या होगी, सफलता एक दिन निश्चित हो जाएगी, उसकी कमियां दूर होती चली जाएंगी। योग्यता अटल है, ये तो नहीं कह सकता है कि एबिलिटी इज फिक्स्ड, नहीं, रिजिड नहीं है, फिक्स्ड नहीं है। योग्यता सुधार है, एबिलिटी इज इम्प्रूवबल, एबिलिटी आपकी योग्यता को इम्प्रूव किया जा सकता है। आप भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो क्या करेंगे, जब बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो एबिलिटी इज इम्प्रूवेबल, योग्यता सुधार है। अधिगम के लिए इनमें से कौन सी धारणा उपयुक्त है कि योग्यता सुधार है, एबिलिटी इज इम्प्रूवेबल। आप इसे सुधार कर सकते हैं, अपनी कमियों पर को इम्प्रूव कर सकते हैं, योग्यता सुधार है। निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थी में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है। Conceptual understanding among students is likely to improve in the setting which emphasis on। कौन सी परिपाटी विद्यार्थी में संकल्पनात्मक समझ में, कॉन्सेप्शनल अंडरस्टैंडिंग में बढ़ोतरी करने में सहायक है। प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं, नहीं, कंपटीशन नेगेटिव टैग वर्ड्स है कि कंपटीशन तो हमें कहीं कराना ही नहीं बच्चों में। टेक्स्ट बुक केंद्रित शिक्षा शास्त्र, नहीं, हमें ऐसा नहीं कराना है कि केवल टेक्स्ट बुक पाठ्य पुस्तकों में टेक्स्ट बुक सेंट्रिक पेडागॉजी हो, नहीं, छात्र केंद्रित पेडागॉजी, क्योंकि तो ये नेगेटिव टैग वर्ड है बेटा। बार बार परीक्षाएं, हमें फ्रीक्वेंट एग्जामिनेशन नहीं लेने, बार बार बच्चों की परीक्षाएं नहीं लेनी है, हमें रटने को बढ़ावा देगा ये, बार बार परीक्षा नहीं लेनी है। टेक्स्ट बुक सेंटर पेडागॉजी नहीं होनी चाहिए, चाइल्ड सेंटर पेडागॉजी होनी चाहिए, जिसे समय के अनुसार चेंज किया जा सके, बच्चों के अनुसार चेंज किया जा सके। प्रतिस्पर्धा कॉम्पिटिशन नेगेटिव टैग वर्ड्स है, ये भी नहीं है। तो क्या करना चाहिए, संकल्पनात्मक समझ आपकी कंस्ट्रक्टिव कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इस बात को बढ़ावा देती है कि अन्वेषण और संवाद विद्यार्थियों में संकल्प समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है। अन्वेषण और संवाद, इनक्वायरी एंड डायलॉग्स, कि बच्चा क्या कर रहा है, इनक्वायरी कर रहा है, डायलॉग्स के माध्यम से सीख रहा है तो वो बहुत जल्दी सीख जाएगा और बहुत ज़्यादा सीख जाएगा। जब बच्चा खोज के सीखेगा तो उसे एक अच्छी नॉलेज हो जाएगी। अन्वेषण और संवाद डायलॉग्स के माध्यम से बच्चे जल्दी सीख जाते हैं। एक कार्य के दौरान साइना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य में किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोत्स्की की भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है। ड्यूरिंग ए टास्क साइना इज टॉकिंग टू हर सेल्फ अबाउट वे शी कैन प्रोसीड ऑन द टास्क। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की आइडिया ऑन लैंग्वेज एंड थॉट, दिस काइंड ऑफ प्राइवेट स्पीच इज साइन ऑफ। एक कार्य के दौरान साइना स्वयं से बात करिए कि वे कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। तो आप लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत में विश्वास रखते हैं तो कि भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है। ये प्राइवेट स्पीच है, क्या दर्शाता है, स्वयं नियम वह सेल्फ रेगुलेशन कर रही है कि जब वो स्वयं से बात कर रही है, जब वो कोई भी कार्य करती है तो स्वयं से बातें कर रही है, बच्चे का स्वयं से बात कर रहा है। एक छोटा सा बच्चा अपने कार्यों को दिशा देने के लिए, तो वाइगोत्स्की से प्राइवेट स्पीच और सेल्फ रेगुलेशन कहेगा, जबकि जीन पियाजे इसे ईगो सेंट्रिक कहता है। जीन पियाजे ईगो सेंट्रिक कहता है, जबकि वाइगोत्स्की इसे स्वनियमन कहता है, सेल्फ रेगुलेशन कहता है। तो ये रॉन्ग मनोवैज्ञानिक विकार, ये कोई मनोवैज्ञानिक विकार नहीं है कि बच्चा अपने कार्य को दिशा देने के लिए अपने आप से बात करता है। तो ये मनोवैज्ञानिक विकार नहीं है, ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं है, ये संज्ञानात्मक अपरिपक्वता नहीं कहेंगे कि उसे अपरिपक्वता, इमेच्योरिटी नहीं, ये तो मैच्योरिटी है कि बच्चे की अंदर मैच्योरिटी है कि वे अपने आप से बात कर रहा है, कोई भी कार्य कर रहा है, अपना टास्क पूरा कर रहा है तो अपने आप से बात करके उस टास्क को पूरा कर लेता है। तो ये मैच्योरिटी है, ना कि इमेच्योरिटी कहना इसे गलत बात है। आदमी जीन पियाजे से ईगो सेंट्रिक कहेगा, जबकि इसने पूछा है कि वाइगोत्स्की, लेव वाइगोत्स्की व्यक्तिगत वाक्य प्राइवेट स्पीच इस साइन को क्या दर्शाता है, स्वनियमन। सेल्फ रेगुलेशन, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य क्या होना चाहिए। इवैल्यूएशन प्रैक्टिसेस शुड एम एट लेबलिंग ऑफ स्टूडेंट्स, तो विद्यार्थियों को नॉमिनेट करना, ये नेगेटिव टैग वर्ड है, हमें बच्चों को नॉमिनेट नहीं करना है। मार्क्स के आधार पर, उनके स्कोर के आधार पर बच्चों को नॉमिनेट नहीं करना है, क्लासीफाई नहीं करना है, सेग्रीगेट नहीं करना है। योग्यता आधारित समूह में विद्यार्थियों को विभाजित करना, हमने कहा है कि बच्चों को सेग्रीगेट नहीं करना है, नेगेटिव टैग वर्ड से बेटा।
पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना, ये भी ठीक नहीं है कि हम बच्चों को प्राइज़ दें, हमें प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन करें। नहीं, प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना नहीं, विद्यार्थियों की ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना है। मूल्यांकन इवैल्यूएशन का मतलब क्या है? इवैल्यूएशन का लक्ष्य है कि जब बच्चे को आपने इवैल्यूएट किया, आपने टीचिंग कर दी, पढ़ा दिया बच्चों को, फिर बच्चे को इवैल्यूएट किया, तो इसका उद्देश्य ये है कि विद्यार्थियों की ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना, कि बच्चे की कहाँ कमी रह गई है उसे पहचान करना, और उनकी आवश्यकताओं की पहचान करना कि बच्चे की कहाँ आवश्यकता है, उसे कहाँ आपकी ज़रूरत है, कहाँ आप बच्चे को इम्प्रूव कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, कहाँ कमी रह गई है, उसकी कमियों को कैसे दूर कर सकते हैं। तो ये ठीक है, विद्यार्थी की ज़रूरतें व आवश्यकताओं की पहचान करना इवैल्यूएशन का उद्देश्य है। बच्चों के विकास की व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस पर प्रत्यारोपित किया जा सकता है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन कैन बी एट्रीब्यूट टू, केवल आनुवंशिकता पर। ये तो नहीं कह सकते कि बच्चे में जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है वो केवल उसके आनुवंशिकता का कारण है, केवल उसके हेरिडिटी पेरेंट्स से जो जीन्स मिले हैं उसका कारण है कि व्यक्तिगत विभिन्नता। नहीं, केवल पर्यावरण के जो जिस इन्वायरमेंट में रह रहा है, जिस समाज में रह रहा है, तो उसके कारण उसमें बच्चे एक बच्चे से दूसरे बच्चे से भिन्न इन्वायरमेंट के कारण। ये तो नहीं कह सकते, केवल लिखा है ना ओनली, ओनली, इसलिए नेगेटिव टैग वर्ड, नेगेटिव टैग वर्ड। ना आनुवंशिकता पर ना पर्यावरण पर बच्चे की जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, ये तो नहीं कह सकते कि ना तो आनुवंशिकता का कारण है ना पर्यावरण का, नेगेटिव नेगेटिव। तो बच्चे में जो इंडिविजुअल डिफरेंसेज है, एक बच्चा दूसरे बच्चे से भिन्न है आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिक क्रिया के कारण। बच्चे की इंडिविजुअल डिफरेंसेज में उसकी आनुवंशिकता, उसके जेनेटिक करेक्टर का भी रोल है और उसके इन्वायरमेंट का भी रोल है। जिस इन्वायरमेंट में बच्चा पल रहा है, जिस इन्वायरमेंट अच्छी संस्कृति में, अच्छे समाज में रह रहा है, तो उसका उस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। और उसके पेरेंट्स का, उसके मम्मी पापा, उसके पेरेंट्स, दादा दादी, ग्रैंड पेरेंट्स, उसके मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स, उसके नाना नानी, दादा दादी कितने सभ्य सुशील हैं, कितने मैनर्ड हैं, कितने लिटरेट हैं, मतलब शिक्षित हैं, कितने एजुकेटेड है। तो जेनेटिक जीन्स हेरिडिटी का बहुत ही बड़ा रोल, हेरिडिटी और पर्यावरण। हम ये तो नहीं कह सकते केवल आनुवंशिकता का ही बहुत बड़ा रोल है, या ना ये कह सकते कि केवल पर्यावरण का, दोनों का ही रोल है। वॉट वॉट बहुत बराबर रोल प्ले करते हैं बच्चे की व्यक्तिगत विभिन्नता में, बच्चों के विकास की इंडिविजुअल डिफरेंसेस में आनुवंशिकता और पर्यावरण की पारस्परिकता पर निर्भर करता है। बच्चे की व्यक्ति भिन्नता किस पर निर्भर करती है? इंटरप्ले ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट पर निर्भर करती है। बच्चे में जो एक बच्चा दूसरे बच्चे से भिन्न है, क्योंकि उसमें दोनों का रोल है, आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों की अंतःक्रिया का प्रतिफल है। इंटरप्ले ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। थैंक यू watching my video. Please like, share and subscribe. Thank you watching my video. Please like, share and subscribe.